Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher. Dear students, as you know that we have started the revision session, and in this revision session we will discuss about the chapter 1 of economics, that is development means विकास। इसमें बेटा आपको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आज समझाने जा रही हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते रहते हैं। असर्शन और रीजनिंग के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं। मींस एक क्लेम किया गया होता है, एक दावा किया गया होता है और उसको फिर डिफाइन करने के लिए उसका रीज़न दिया गया होता है। तो उनमें से कौन सा उसके लिए एप्रोप्रिएट आंसर होगा, 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं आंसर के। आपको असर्शन और रीजन के बेस पर इन 4 ऑप्शन में से एक जो एप्रोप्रिएट आंसर है या एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है उसको चूज करना होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है असर्शन, केरल हैज ए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी। केरल में शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। रीजन क्या दिया गया है, इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त रूप से जो स्वास्थ्य की जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जो शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं वो दी गई हैं या लोगों को उपलब्ध करवाई गई हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से मैच करती हैं, बातें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन है उनको एक बार पढ़ लेते हैं कि पहला ऑप्शन में बेटा दिया गया होगा कि ए भी ठीक है और आर भी ठीक है, और आर जो है वो ए की एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और दूसरे ऑप्शन में दिया गया होगा कि ए और आर दोनों ही ठीक हैं, लेकिन आर जो है ए की यानी असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर तीसरे में दिया गया है बेटा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर फोर्थ में आपको दिया गया है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, कि ए गलत है और आर सही है। तो ये जो दोनों एक दूसरे से मैच करती हुई बातें और दोनों सही हैं, तो इसमें हमारा जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो ए होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर माना जाएगा। इसको आप टिक कर देंगे यहाँ पर, और या फिर और टिक करके इस चीज़ को आप राइट करके भी दिखा सकते हैं दोबारा से, ताकि टीचर आपका वो अच्छे से चेक कर सके। इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन असर्शन के ऊपर बेस्ड, कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है यूएनडीपी के थ्रू, जो कि एक नैरो कंसेप्ट को शो करता है ह्यूमन डेवलपमेंट की। जब हम बात करते हैं एचडीआई रैंक की, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की, तो हम इसका रीजन देख पाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज़ बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। कि ये जो एचडीआई रैंक है ये किसी देश के व्यक्तियों के शैक्षणिक स्तर को दिखाता है, उसके ऊपर आधारित होता है, या उसके स्वास्थ्य की स्थिति के ऊपर आधारित होता है, या उसकी प्रति व्यक्ति आमदनी पर आधारित होता है। तो जब यहाँ पर 2-3 चीज़ें यहाँ पर पूछी जा चुकी है तो ये नैरो कंसेप्ट तो हो ही नहीं सकता। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए गलत है और आर सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा काम करेगा, फोर्थ वाला काम करेगा आपका, जिसमें लिखा गया था कि ए गलत है और आर ट्रू है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ग्राउंड वाटर लेवल इज अंडर सीरियस थ्रेट इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के कई हिस्सों में जो भूमि के नीचे का पानी है, यानी भूजल जो है, ज़मीन के नीचे का पानी, वो बहुत ही नीचे जा चुका है, उसका लेवल, उसका स्तर जो है नीचे गिर चुका है। रीजन क्या दिया गया है, इट कैन नॉट इट इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये एक अनवीनीकरण संसाधन है, क्योंकि इसको ये दोबारा नहीं मिल सकता। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है ही नहीं। हमें इतनी जनरल सेंस और इतनी जनरल नॉलेज तो सबके पास ही है कि पानी तो बार बार बनता रहता है और पृथ्वी पर आता रहता है, वाटर साइकिल के थ्रू, हाइड्रो साइकिल के थ्रू। तो यहाँ पर आप देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है, तो थर्ड ऑप्शन काम करेगा यहाँ पर, यानी थर्ड ऑप्शन इज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन इज इन 2 सेंटेंसेस से रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन नीड्स टू लिव वेल। पैसे से सभी सुख सुविधाएं खरीदी नहीं जा सकती जिससे कि अच्छा जीवन जिया जा सके। यानी अच्छा जीवन जीने के लिए जो सुख सुविधाएं और जो संसाधन चाहिए होते हैं या चीज़ें चाहिए होती हैं, उससे वो सारी चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। फिर रीजन क्या दिया गया है, इट कैन नॉट बाई पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। हम इससे प्रदूषण रहित वातावरण नहीं खरीद सकते। अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन्स, यानी जिसमें मिलावट ना की कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं खरीद सकते। हैप्पीनेस, खुशियाँ नहीं खरीद सकते। पीस,
शांति नहीं खरीद सकते। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं कि एक जगह पे कहा गया कि पैसे से हम सब चीज़ें नहीं खरीद सकते अच्छा जीवन जीने के लिए, और अच्छा जीवन जीने के लिए जो ये सारी चीज़ें चाहिए ये सच में पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। इन्वायरमेंट भले बना लें, लेकिन जो दिल की खुशी है वो पैसे से नहीं आती, वो तो एक पॉजिटिव फीलिंग से आती है, और इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से लिंक कर रही हैं। तो हमारा यहाँ पर एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा फर्स्ट, यानी दोनों सही हैं अपनी जगह पर, और आर जो है असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में चिल्ड्रंस, खास करके बच्चे, और बच्चों में भी खास करके गर्ल्स जो चाइल्ड होती हैं, वो सेकेंडरी लेवल की स्कूलिंग को अचीव नहीं कर पाती हैं, यानी उन्हें उच्च शिक्षा की सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। रीजन क्या दिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एडिक्वेट फैसिलिटी, क्योंकि सरकार ने अभी तक पर्याप्त शिक्षा की, उच्च शिक्षा की सुविधाएं नहीं प्रोवाइड करवाई हैं, तो इसकी वजह से लड़कियां नहीं पढ़ पाती। ये बात भी सही है, क्योंकि लोकल एरिया में हाई लेवल की जो एजुकेशन है उसकी फैसिलिटी ना होने की वजह से गर्ल्स चाइल्ड को बाहर या डिस्टेंस वाली जगह पर जाने से पेरेंट्स रोक लेते हैं या फैमिली अलाउ नहीं करती है। तो ऐसे में ये रीजन इसके साथ मैच करता है और इसका फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है बेटा, मैच द फॉलोइंग आइटम्स इन कॉलम ए एंड दोज इन कॉलम बी एंड चूज द अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर और फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आप देख सकते हैं कि ये दो कॉलम दिए गए हैं, पर कैपिटा इनकम, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो। अब आप क्या करेंगे, इनमें से इनकी डेफिनेशन को सर्च करेंगे, यानी कौन सा ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है। इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, ये है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी यहाँ पर ए आ जाएगा बी ऑप्शन के साथ, ये सेकंड ऑप्शन के सामने ए यहाँ पर लिख दिया हमने। फिर दूसरा देखिए, मेजर्स ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 और अबोव एज ग्रुप। ये जो डेफिनेशन है ये लिटरेसी रेट से रिलेटेड है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे या इस जगह पर थर्ड ऑप्शन के सामने बी, यानी आपने देखा कि लिटरेसी रेट से मैच कर गई ये सेंटेंस। फिर नेक्स्ट है, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। 14 से 15 साल के हर वो बच्चा जो अपनी सेम एज ग्रुप में, टोटल जो बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं उनके कंपैरिजन में जो स्कूल अटेंड कर पाते हैं, तो यहाँ पर ये किसको, अटेंडेंस को शो कर रहा है बच्चों की, तो ये किससे रिलेट करेगा, नेट अटेंडेंस रेशो से, यानी यहाँ पर सी आ जाएगा। फिर है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ये एक आपको पता फॉर्मूला है किसका, पर कैपिटा इनकम का, यानी एवरेज इनकम निकालने का, प्रति व्यक्ति आमदनी या औसत आमदनी का निकालने का सूत्र है ये, तो ये इससे रिलेट करेगा, यानी यहाँ पे डी आ जाएगा। तो हमारे पास आया ऑप्शन कौन सा आया सही, इन चार ऑप्शन में से हमें चूज करना है। ये जो सीक्वेंस हम यहाँ लिखते जाएंगे उस सीक्वेंस के बेस पर हम देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन आता है बी सही, यानी पहले डी, फिर ए, फिर बी, फिर सी आएगा, तो इसको हमने यहाँ पर टिक कर दिया। फिर नेक्स्ट है बेटा, देखिए हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आमदनी सबसे ज़्यादा किस राज्य में ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कौन से राज्य की ज़्यादा है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो तीन ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें सब ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हम अपने लेवल पर भी कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति आमदनी नो डाउट हरियाणा की ज़्यादा मिलेगी आपको, हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरल का मिलेगा आपको, और हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होगा वो बिहार का होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या लिखेंगे हम, बी सी ए। तो बी सी ए को हम जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से चूज करते हैं कि कहाँ पर दिया गया हमारा ऑप्शन बी सी ए, यानी पहले ऑप्शन में ही हमें अपना आंसर मिल गया, तो इसको हम टिक कर देंगे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट देखिए, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना फिर से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक और बीएमआई सबको पता है क्योंकि चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किससे रिलेट करता है, केयरिंग फॉर नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन से, यानी यहाँ पर डी लिख देंगे। यूएनडीपी क्या है, क्या चीज़ करता है, इसके किस सेंटेंस से इसका रिलेशन है, या ये किससे रिगार्डिंग है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से है बेटा, तो यहाँ पर ए लिख देंगे। फिर वर्ल्ड बैंक क्या करता है,
ये क्या कर रहा है, क्लासीफाई द कंट्रीज ऑन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आमदनी के आधार पर अलग अलग देशों का वर्गीकरण करता है, यानी अलग अलग श्रेणी में उनको बांटता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आ जाएगा आपका। फिर है बीएमआई। बीएमआई लास्ट का ऑप्शन हमारे पास बचा, टू कैलकुलेट न्यूट्रिशन लेवल, यानी पौष्टिकता के स्तर को चेक करता है कि एक जो एडल्ट एज का पर्सन है उसके अंदर पौष्टिक उससे भोजन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, या उसका डेवलपमेंट या उसका जो उसकी बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो सही ढंग से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, तो इस चीज़ को चेक करता है। तो यहाँ पर बेटा जब हम सीक्वेंस बनाएंगे तो हमारा बी ऑप्शन सही मिलेगा आपको। फर्स्ट में DABC आया था, तो DABC को हम देखते हैं तो ये बी ऑप्शन में सही आ रहा है, तो इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट। इन सेंटेंसेस को देखिए, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा लिटिल बिट कुछ गलत होगा और उसको ठीक करके हमें दोबारा पूरा सेंटेंस लिखना होगा। टोटल इनकम इज यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू क्लासीफाई द कंट्रीज एज रिच एंड लो इनकम कंट्रीज। वर्ल्ड बैंक जो है वो अलग अलग देशों को अमीर या गरीब की श्रेणी देने के लिए कुल आमदनी का सहारा लेता है, कुल आमदनी का प्रयोग करता है नहीं, वो किसका करता है, पर कैपिटा इनकम का करता है। यहीं पर पहली मिस्टेक ही यहीं से मिल गई है कि टोटल इनकम की बजाय क्या लिखेंगे, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर वर्ल्ड बैंक क्लासीफाई करता है कंट्रीज को रिच और लो इनकम वाले कंट्रीज में। फिर नेक्स्ट है, केरल हैज ए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज वेरी हाई पर कैपिटा इनकम, क्योंकि इसकी प्रति व्यक्ति आमदनी ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर शिशु मृत्यु दर कम है, नहीं। प्रति व्यक्ति आमदनी नो डाउट ज़्यादा होने की वजह से वो फैसिलिटीज़ तो अवेलेबल करा सकता है, लेकिन किसी राज्य का ये स्तर होना इस चीज़ को वो नहीं शो करता है। इसमें तो ये देखा जाएगा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी दी हैं या लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कैसे किया है। तो क्या आना चाहिए, एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के बेसिस पर ही जो है किसी भी राज्य का या फिर केरल का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लो रह सकता है, अगर वहाँ पर बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जो भूमिगत जो जल होता है यानी ज़मीन के नीचे का जो पानी है वो एक अनवीनीकरण संसाधन है, यानी उसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो ये पर गलत आ गया क्योंकि पहले भी आ चुका है, ये आपको पता है कि ज़मीन के नीचे का पानी दोबारा आ सकता है या दोबारा बन सकता है, ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है ना कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये नवीनीकरण संसाधन है, यानी इसको ये दोबारा नया आ सकता है या बन सकता है। BMI इज यूज टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम। BMI के थ्रू हम क्या चेक करते हैं, न्यूट्रिशनल लेवल चेक करते हैं बॉडी का, ना कि पर कैपिटा इनकम चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये करेक्शन हो जाएगी, न्यूट्रिशन यहाँ पर नरिशमेंट लेवल चेक किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अलग अलग देशों को एक दूसरे से तुलना करने के लिए हम जनसंख्या के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जनसंख्या को एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी विशेषता को ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, पॉपुलेशन के बेसिस पर उसका एक इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट बनता है कंपैरिजन करने के लिए, या फिर इनकम को बेस बनाता है। आपने देखा था वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर कंट्रीज का कंपैरिजन करता है, ना कि पॉपुलेशन के बेसिस पर। तो यहाँ पर लिख देंगे, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट। अलग अलग देशों को अगर आपने तुलना करनी है तो उसकी आमदनी के बेसिस पे करेंगे, ना कि जनसंख्या के बेसिस पर करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि प्रिपेयर की जाती है UNDP प्रोग्राम के तहत, तो वो उसमें भी कंपेयर किया जाता है कंट्रीज को किस लेवल पर, इनकम के लेवल पर नहीं। HDI रैंक तो हमेशा हेल्थ फैसिलिटीज़ और लिटरेसी रेट और पर कैपिटा इनकम प्लस जो है एजुकेशन की कितनी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर, इन सब के बेसिस पर ओवरऑल चेक किया जाता है। तो यहाँ पर हम पर कैपिटा इनकम को या इनकम को अकेला सोर्स नहीं मान सकते, ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है। अब है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के कुछ क्वेश्चंस, आप देखिए। द डैश इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम, यानी पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आमदनी का दूसरा नाम क्या है, औसत आय। अब है नेक्स्ट जो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश इज यूज्ड एज द क्राइटेरिया बाय द वर्ल्ड बैंक टू क्लासीफाई कंट्रीज इनटू रिच और लो मिडिल इनकम और लो इनकम कंट्रीज।
वर्ल्ड बैंक अलग अलग देशों की कैटेगरी डिसाइड करने के लिए, चाहे कि वो रिच कंट्रीज हैं, लोअर मिडिल इनकम वाले कंट्रीज हैं या लो इनकम कंट्रीज हैं, तो किस चीज़ को यूज करता है सबसे ज़्यादा, वो पर कैपिटा इनकम को यूज करता है। तो यहाँ पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आमदनी के आधार पर वर्ल्ड जो विश्व बैंक है वो अलग अलग देशों को अलग अलग श्रेणी में बांट देता है। फिर आप देख सकते हैं एक और फॉर्मेट इसका कि अलग अलग टाइप से कैसे क्वेश्चन आते हैं। सिंगल टर्म के रूप में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रीड द इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, आपको उसको पढ़ना है और राइट या सिंगल टर्म या फॉर्म, उसके लिए एक सेंटेंस आपको राइट डाउन करना है या कुछ वर्ड्स राइट डाउन करने हैं टर्म के रूप में। तो इसमें आप देखिए, इट इज़ द एवरेज इनकम ऑफ द पीपल ऑफ ए कंट्री इन ए डेफिनेट पीरियड। तो इसमें आप देखिए क्या लिखा गया है कि एवरेज इनकम ऑफ द पीपल को किसी देश की एक डेफिनेट पीरियड में हम काउंट करते हैं, डेफिनेट पीरियड में काउंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस सेंटेंस को ओवरऑल हम क्या कहते हैं, एवरेज इनकम को यानी पर कैपिटा इनकम कहते हैं, यानी औसत आमदनी को हम प्रति व्यक्ति आमदनी भी कह सकते हैं। इस टर्म के लिए हम दूसरी जो टर्म है वो यूज कर सकते हैं, यानी सेम जो इसका मीनिंग दे रहा हो। फिर दूसरा देखिए, इट is that process of economic development which aims at maintaining the quality of the life of both the present and the future generation without harming the natural resources and environment। एक वो प्रक्रिया जिसमें आर्थिक विकास तो सुनिश्चित किया जाता है परंतु उसके साथ साथ जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाया जाता है, जो कि वर्तमान पीढ़ी को भी फ़ायदा पहुंचाएगी और उसका जो भविष्य के विकास को भी वो सुनिश्चित करेगी और साथ ही साथ वातावरण या पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। तो इस टाइप की कंडीशन कौन सी टर्म पर लागू होती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर होती हैं, यानी तत्संपोषणीय विकास। संपोषणीय विकास के जब हम बात करते हैं तो उसमें हम ना केवल प्रेजेंट सिचुएशंस को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं बल्कि फ्यूचर कंडीशंस को भी इम्प्रूव करने की पहले से ही टारगेट बना लेते हैं और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को हार्म होने से बचाने की कोशिशें भी साथ साथ चलती रहती हैं। तो इस टाइप का जो डेवलपमेंट किया जाता है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, संपोषणीय विकास कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ एन इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक अंडर विच ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड आर इंडेक्स्ड और रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस इन वेरियस पैरामीटर्स लाइक पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट एक्सेट्रा। एक ऐसा सूचकांक जिसके जरिए विश्व बैंक जो है संसार के अलग अलग देशों को, सभी देशों का मतलब सूचना देता है या उनको पोजीशन देता है उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, और अलग अलग पैरामीटर उसके लिए वो मेजर करता है कि अलग अलग देशों की पर कैपिटा इनकम कितनी है, उनकी जीवन प्रत्याशा कितनी है, यानी वहाँ के लोग अमूमन कितनी उम्र तक जिंदा रहते हैं और उनका साक्षरता दर कितना है, उसके इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड करके वो अलग अलग देशों को एक रैंक देते हैं। इस टाइप की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक का रोल भी है, अलग अलग पैरामीटर्स भी हैं और फिर पोजीशन देने की टर्म भी है, यानी इसमें कैटेगरी नहीं बना रहे, इसमें सिर्फ क्या बना रहे हैं, उनका रैंक डिसाइड कर रहे हैं। तो ऐसा प्रोसेस तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ही मेजर किया जाता है, यानी मानव विकास सूचकांक के द्वारा ही विश्व बैंक अलग अलग देशों को अलग अलग पैरामीटर पर जांचते हुए उनकी स्थिति, जो तत्कालीन स्थिति होती है कि वो कहाँ किस स्तर पर जो है स्टैंड कर रहा है, किस लेवल पर स्टैंड कर रहा है, वो डिसाइड करता है और बताता है। तो इस टाइप के प्रोसेस को या फिर इस टाइप के इंडेक्स को हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। आपको मैंने ये सारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये करवा दिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे चैप्टर की भी वीडियो सेंड करती हूँ, उसमें सारी डिटेल आपको देती हूँ, अलग अलग प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन हैं आप करवाने की कोशिश करती हूँ। और एक सीन पैसेज ज़रूर कीजिएगा बेटा, उसमें क्या होगा कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा, उसके नीचे क्वेश्चन होगा। 3 मार्क्स वाले में और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में मेजरली इनके आने के चांसेस रहते हैं। इसमें आपकी
चैप्टर से ही एक रेफरेंस उठाया जाएगा, एक पैराग्राफ उठाया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ होगा जो कि आपको आंसर देना होगा। उसके मार्क्स उसके अगेंस्ट इंडिकेट किए जाएंगे ताकि आपको पता लग सके कि वो क्वेश्चन कितने मार्क कंसिस्ट करता है। ठीक है बेटा, तो आई थिंक आपको आज का ये वीडियो समझ आएगा और आप इसके बेसिस पर अपनी प्रैक्टिस पूरी जारी रखेंगे, जिसके थ्रू आप अपने मार्क्स को इंश्योर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।